आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत की नदियाँ, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल गुरुकुल। माई सेल्फ एकांश। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? तो बताइए इसका जवाब क्या होगा। ऑप्शन है केन नदी, बेतवा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, चंबल नदी। तो इसका जवाब हो जाएगा फ्रेंड ब्रह्मपुत्र नदी। बाकी केन, बेतवा और चंबल नदी जो है यमुना की तो सहायक नदी है। आइए यमुना नदी से रिलेटेड कुछ और जानकारी हम लोग लेते हैं। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी, जो कि हिमालय उत्तराखंड की बंदर कुछ चोटियों के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है। उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा राज्यों के साथ बहती हुई दिल्ली में प्रवेश करती है और इलाहाबाद संगम में जाकर गंगा से मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 1360 km है। इसकी सहायक नदियाँ टोंस, हिंडन, चंबल, बेतवा, केन इत्यादि नदी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। किस नदी की घाटी गहरी खड़ी भूमि यानी रेवेंस के लिए विख्यात है? तो बताइए। ऑप्शन नर्मदा, सोन, चंबल, ताप्ती। तो इसका जवाब क्या होगा? तो इसका आंसर होगा चंबल नदी। ऑप्शन नंबर सी। चंबल नदी जो है रेवाइंस यानी खड्ड भूमि का निर्माण करती है। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में महू के निकट मानपुर के समीप जनापाव पहाड़ी जो कि विंध्य श्रेणी की एक पहाड़ी है। ठीक है। यहाँ से इसका उद्गम होता है। इसका प्रमुख बांध जैसे गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध और कोटा बैराज इत्यादि इसका बांध और बैराज है। तो सबसे अधिक गहरी जो रेवाइंस बनाती है वो कौन सी नदी है? चंबल नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां है कौन? गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम, या गंगा और सिंधु। तो बताइए सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। आइए समझते हैं कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जब नदियाँ समुद्र से मिलती है तो उनका वेग बहुत कम हो जाता है। ठीक है। और नदियाँ अपने साथ बहाकर लाए गए कंकड़, पत्थर, मिट्टी को समुद्र तट पर जमा करती है, जिससे एक विशिष्ट भूभाग का निर्माण होता है। उससे ही डेल्टा कहते हैं। फ्रेंड, भारत की जितनी भी नदियाँ हैं उसमें से करीब करीब पहाड़ों से उनका उद्गम हुआ है। तो जब वो पहाड़ से मैदानी क्षेत्र की ओर उतरती है तो उसका क्या होता है? पहाड़ों पर उसका वेग ज़्यादा होता है। तो पहाड़ों पर जो भी सेडिमेंट्स है, जो भी कंकड़ पत्थर है, वो अपने साथ बहा कर लाती है और मैदानी क्षेत्र में भी उतरती है तो उस क्षेत्र में इरोजन करने लगती है। तो क्या होता है? अपने धारा के साथ साथ कंकड़, पत्थर, मिट्टी को वहाँ पर जमा कर देती है जहाँ पर समुद्र के साथ इसका मिलन होता है। तो वहाँ एक भूभाग का निर्माण होता है जिसे हम डेल्टा बोलते हैं। और वो ज़्यादातर त्रिभुजाकार आकृति का डेल्टा का निर्माण होता है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। यह डेल्टा भारत और बांग्लादेश के बीच फैला हुआ है। यह क्षेत्र बंगाल के रॉयल टाइगर का निवास स्थान है। यानी कि बंगाल का जो रॉयल टाइगर है, जो काफ़ी एग्रेसिव क्वालिटी का टाइगर है, जो कि इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत की दूसरी सबसे बड़ी बेसिन है कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे बड़ी बेसिन तो गोदावरी बेसिन है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये तो दूसरी सबसे बड़ी बेसिन है, तो सबसे बड़ी बेसिन कौन है? नंबर 1 पर सबसे बड़ी बेसिन कौन है? तो ये है गंगा नदी बेसिन। तो देखिए बेसिन होता क्या है? जिस क्षेत्र में जल की छोटी धाराएं मिलकर जल को इकट्ठा करती है, फिर किसी नदी में जाकर मिल जाती है, उस भौगोलिक क्षेत्र को नदी बेसिन कहा जाता है। तो बेसिन होता क्या है? जैसे नदी का कोई एक अपवाह क्षेत्र होगा जो उसी रास्ते से वो नदी अपना यात्रा करती है, लेकिन कई कोई ऐसी जगह से भी छोटी छोटी नदियां जाकर उस बड़ी नदी में मिल जाती है, तो उसी को पूरे एरिया को हम लोग नदी बेसिन बोलते हैं। ठीक है। तो यही नदी बेसिन है। तो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा नदी बेसिन, और भारत का दूसरी बड़ी नदी बेसिन कौन है? तो है गोदावरी नदी बेसिन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सबसे लंबी नदी है? बताइए इसका जवाब क्या होगा। प्रायद्वीपीय नदी में सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, या महानदी। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी गोदावरी है, जिसका लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ? तो नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर एक पहाड़ी है जो नासिक में है, यहीं से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। इसको
बहुत सारे नाम मिला, जैसे दक्षिण का गंगा किसे बोला जाता है, तो गोदावरी नदी को बोला जाता है। बूढ़ी गंगा गोदावरी को ही बोला जाता है। और इसका सहायक नदियाँ कौन है, वेनगंगा, पेनगंगा, पूर्णा, सबरी और इंद्रावती। ये जो वेनगंगा पेनगंगा है, ये जो सहायक नदी है, ये करीब करीब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछ भी चुका है। तो ये दोनों सहायक नदियाँ को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न कौन सी नदी रिफ्ट या भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा और कृष्ण। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नर्मदा नदी जो है भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती है। देखिए भारत की 5वां सबसे बड़ी नदी है कौन, नर्मदा नदी। इसे मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। ये जो नदी है गुजरात और मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र हैं उसे खेती के लिए, सिंचाई के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है, तो लोग इसे जीवन रेखा का नाम दे दिए। यह नदी अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। खंभात की खाड़ी से, कहाँ है खंभात की खाड़ी, गुजरात में। खंभात की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है। और इस पर एक जलप्रपात बनाया गया है, धुआंधार जलप्रपात, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे है। इनको सभी डाटा को आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्न नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, तो बताइए। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, तो इसका जवाब हो जाएगा फ्रेंड हमारा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी जो है अपने भ्रंश घाटी के लिए फेमस है। देखिए भ्रंश घाटी होता क्या है, ये जो प्लेट होता है ना, कोई एक एक दूसरे के ऊपर हो जाता है या तो नीचे धंस जाता है, तो उस जो धंसा हुआ क्षेत्र हो जाता है या दो प्लेट ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो एक एरिया बन जाता है, एक दरार बन जाता है पहाड़ों में। उसी रास्ता से जो नदी अपना यात्रा करती है, जो नदी बहती है, उसे ही भ्रंश घाटी बोला जाता है। नर्मदा और तापी नदियाँ की प्रमुख नदियाँ हैं जो भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। नर्मदा और तापी नदियाँ जो है ये भ्रंश घाटियों से गुजरती है, जो कि फेमस नदियाँ हैं भ्रंश घाटी की नदियों में से। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है, ये क्वेश्चन कह रहा है भूमि बंधित मतलब ये नदी कोई जाकर बड़ी नदी से भी नहीं मिलती है और ना ही समुद्र से जाकर मिलती है, यानी कि वो मैदानी क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, ताप्ती, कृष्णा, लूनी या नर्मदा। तो इसका जवाब हो जाएगा लूनी नदी। देखिए फ्रेंड, हर क्वेश्चन के एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो ये 20 क्वेश्चन का सेट है, लेकिन हमने जानकारी करीब करीब हर नदियों का ले रहे हैं। तो बताइए भूमि बंधित नदी जो है लूनी नदी है। लूनी नदी उत्तर पश्चिम भारत के थार रेगिस्तान के सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम अजमेर के पास अरावली पर्वतमाला के पुष्कर घाटी से होता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, ये नदी कहाँ से निकलती है, तो अरावली पर्वतमाला की पुष्कर घाटी से। इसकी लंबाई कितनी है, तो 495 किलोमीटर है। ठीक है, और गुजरात के कच्छ के रण में, जो कि एक दलदली इलाका है, दलदली भूमि है, उसी कच्छ के रण यानी कि दलदली भूमि में ये विलुप्त हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दामोदर नदी निकलती है तिब्बत से, छोटा नागपुर के पठार से, नैनीताल से या सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से। तो बताइए दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से होता है। इसकी कुल लंबाई 541 किलोमीटर है। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, छोटा नागपुर के पठार से। इसकी लंबाई 541 किलोमीटर है। इसे बंगाल का शोक नदी के नाम से जाना जाता है। देखिए बहुत पहले ये नदी बंगाल में भयंकर तबाही लाती थी, तो बंगाल के लोग इसे शुक नदी के नाम से नाम दे दिए। दामोदर नदी जो है हुगली नदी की सहायक नदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कौन सी नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है, यानी उस नदी में इतना पॉल्यूशन है कि उसे जैविक मरुस्थल कहा जाने लगा। ऑप्शन है सोन नदी, बेतवा नदी, यहाँ बतवा नहीं होगा, बेतवा नदी, दामोदर नदी या चंबल नदी। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड दामोदर नदी। तो देखिए इसका कुछ बारे में समझते हैं। दामोदर नदी के बारे में अभी हमने देखा कि कहाँ से निकलता है, तो छोटा नागपुर के पठार से। आइए कुछ और एडिशनल जानकारी रखते हैं। किसी नदी का ऊंचे पहाड़ पर से नीचे की स्थान पर गिरना क्या कहलाता है, जलप्रपात कहा जाता है। जैसे कोई नदी पहाड़ से होकर नीचे गिर रही है, मैदानी क्षेत्र में गिर रही है, तो उसे ही हम लोग जलप्रपात बोलते हैं। तो देखिए कुंचिकल जलप्रपात जिसकी ऊंचाई कितनी है, 455 मीटर, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कर्नाटक के वराह नदी पर है कुंचिकल जलप्रपात। अगर जलप्रपात के बारे में अगर याद रखना है तो एक ये याद रखना होगा आपको कि कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक के वराह नदी पर है, जो भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जोग बोलिए या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात कर्नाटक के शरावती नदी पर है। ठीक है, आगे हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है, और स्वर्ण रेखा नदी कहाँ है, तो झारखंड में है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है।
शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, तो ये जलप्रपात जो है 5 पॉइंटों में, इसे भी हमें याद रखना है। हर क्वेश्चन के साथ साथ हमें कुछ ना कुछ एडिशनल जानकारी लेना है जो कि भारत की नदियाँ से ही रिलेटेड है। अब ये उज्जैन किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर, शिप्रा नदी पर, गोदावरी या नर्मदा नदी पर? तो बताइए उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो और हम जानकारी रखेंगे कि बाकी कोई कोई शहर किस नदी पर बसा हुआ है। तो अयोध्या सरयू नदी पर, आगरा यमुना नदी पर, कोलकाता हुगली नदी, अहमदाबाद साबरमती नदी, हैदराबाद मूसी नदी, जबलपुर नर्मदा, बेंगलोर वृषभावती, ग्वालियर चंबल, लखनऊ गोमती, मदुरई वैगई नदी, नासिक गोदावरी नदी, कोटा चंबल नदी, पटना गंगा नदी, श्रीनगर झेलम नदी। ये जितना भी शहर हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, ये सभी अपने आप में शहर भी आई हैं, जो एग्जाम में करीब करीब इन्हीं से ही पूछता है कि कोई शहर, यानी कि जितना भी है इसी से आपको पूछ देगा कि नासिक किस शहर के किनारे बसा है, तो गोदावरी नदी, मदुरई वैगई नदी, इन सभी शहरों और उसके किनारे, ये सभी नदी और उसके किनारे बसा हुआ शहर का हमें याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारे के साथ बने चौड़े एवं नीचे किनार बंद को क्या कहते हैं? तो हमें बोलते हैं तटबंध, यानी इम्बैंकमेंट, आपने वर्ड से सुना होगा, उससे ही हम लोग तटबंध कहते हैं। देखिए नदियाँ या समुद्र को एक विशिष्ट एरिया के अंदर रोकने के लिए हमें कंक्रीट का या पत्थरों का सहारा लेना पड़ता है ताकि उस नदी का धारा आगे ना जाए। तो अगर उस टाइप से हमें किसी को किनार बंद करना हो, उसके धारा को रोकना हो, तो हमें तटबंध का प्रयोग करते हैं। नदियों के दोनों किनारों पर अवसादों या मलबों के जमाव से बने बांधों को प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। या ठीक है, अब जैसे भी डेल्टा है, तो डेल्टा भी एक तरह से क्या करता है, समुद्र को, पानी को, जो स्पेसिफिक जगह पर डेल्टा फैला हुआ है उधर पानी को जाने से भी रोकता है। तो तटबंध का मतलब यही होता है कि किसी भी नदी या समुद्र को, उसकी धारा को रोकना तटबंध कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत और पाकिस्तान के बीच निम्नलिखित में से किस वर्ष सिंधु नदी जल समझौता हुआ था? बताइए, बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है। तो सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए कैलाश श्रेणी के उत्तर में मानसरोवर झील के पास बोखरचू ग्लेशियर से इसकी उत्पत्ति होती है। सिंधु नदी का उत्पत्ति कहाँ होता है? मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम बोखरचू है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। इसका लंबाई 2880 किलोमीटर है। अभी हम सिंधु नदी के बारे में ये सब डाटा देख रहे हैं। यह भारतीय क्षेत्र कश्मीर के मात्र 2 जिला लेह और कारगिल के जिले से प्रभावित होने के पश्चात पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर में चली जाती है। पाकिस्तान में पाक अधिकृत कश्मीर से होकर चलती है और भारत में सिर्फ ये 2 जिलों से बहती है, जो है लेह और कारगिल। देखिए सयोक और काबुल इसकी सहायक नदियाँ हैं। सयोक और काबुल ये दोनों नदियों को याद रखना है, जो सिंधु नदी की सहायक नदी है। पंचनद नदियाँ, देखिए रावी, झेलम, सतलज, ब्यास और चिनाब एक जगह जाकर मिल जाती है। इन सभी नदियों का धारा जहाँ मिलता है उसे पंचनद बोलते हैं। और ये पंचनद की जो भी धाराएं हैं जो मिलकर बनती है, ये भी सिंधु नदी में जाकर विलीन हो जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे चैनल डिजिटल गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए। एक विस्तृत धारा जहाँ नदी एवं समुद्र के जल एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं, वो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जहाँ पर नदी और समुद्र का जल मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मुहाना, डेल्टा, बंदरगाह या जलडमरू मठ। तो उन्हें बोला जाता है मुहाना, यानी एस्चुअरी। जिस स्थान पर नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है उस जगह को नदी का मुहाना कहते हैं। अब जो पर्वतीय नदी है जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, तो अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आती है, कंकड़ पत्थर मलबा लेकर आती है। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ सारे ये सब सेडिमेंट्स जम जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, डेल्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन जो मैदानी क्षेत्र से नदियाँ निकलती है, जो अपने साथ सेडिमेंट्स कम लेकर आती है, तो वो नदियाँ क्या करती है, मुहाना बनाती है, एस्चुअरी बनाती है, जहाँ पर साल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर मिक्स होता है, मिलता है, उसे हम मुहाना भी बोलते हैं। देखिए यहाँ डेल्टा नहीं है, डेल्टा होगा, थोड़ा इसको रेक्टिफाई कर लेंगे। डेल्टा समुद्री मुहान पर नदी का निक्षेपण क्रिया द्वारा मिट्टी एवं महीन बालू के कण से निर्मित अवसाद की त्रिभुजाकार आकृति डेल्टा कहलाती है। क्या? समुद्री मुहाने पर नदी के निक्षेपण क्रिया द्वारा मिट्टी एवं महीन बालू के कण से निर्मित अवसाद की त्रिभुजाकार आकृति को क्या कहा जाता है? डेल्टा। मैंने डेल्टा को आप लोगों को समझा चुका हूँ कि डेल्टा का फॉर्मेशन कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर अगला की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को सांगपो भी कहा जाता है? वो कौन सा नदी है जिन्हें सांगपो कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, गंगा या ब्रह्मपुत्र?
तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ब्रह्मपुत्रा नदी को सांगपो नदी भी कहा जाता है। तो देखिए, ब्रह्मपुत्रा भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्रा का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील है, उसके नजदीक में एक चेमायुगडंग हिमनद है, जो एक ग्लेशियर है चेमायुगडंग। ये सब तिब्बती नाम है, थोड़ा इसको याद करने में कॉम्प्लिकेट होता है। तो वह उसी ग्लेशियर से इस नदी का उद्गम हुआ है। इसका सहायक नदियां हम देखेंगे तो तीस्ता नदी, सुबनसिरी नदी, तोरसा नदी, लोहित और बराक नदी। बांग्लादेश में इसी नदी को जमुना कहा जाता है, तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है। इसी ब्रह्मपुत्रा का देखिए कितना अलग अलग नाम है। और असम में इसे ब्रह्मपुत्रा नदी कहते हैं, जो कि हर किताब में ब्रह्मपुत्रा से जाना जाने लगा जाता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। इसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्रा की लंबाई 2900 किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। किस नदी पर नर नारायण सेतु निर्माण कराया गया है? ये बहुत ही पीबीआई क्वेश्चन है, जो इधर ही इसका सेतु का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका जवाब क्या होगा? हमारा आंसर होगा, बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन होगा ए, ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए, अब थोड़ा हम एडिशनल जानकारी रखते हैं नदी और उससे बांध पर। इस नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो सोमशिला बांध किस नदी पर है? पेन्नार नदी पर है। श्री सलेम बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। उकाई बांध ताप्ती नदी पर है। कडाना बांध माही नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध किस पर है? सतलुज नदी पे है। चमेरा बांध रावी नदी पर है। बगलिहार बांध चिनाब नदी पर है। इसको ज्यादा ध्यान रखिएगा, बगलिहार परियोजना भी बोलते हैं, जो चिनाब नदी पर है। बगलिहार बांध चिनाब नदी। उरी बांध झेलम नदी पर है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, ये भी पीबीआई है। नाथपा झाकरी बांध सतलुज नदी है। फ्रेंड, जो कॉमन जीके होता है, जैसे बांध और नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो भाखड़ा नांगल बांध सबको याद होगा, सतलुज नदी। लेकिन आपको इसके अलावा आपको क्या इंपॉर्टेंट याद है? जैसे बगलिहार, उरी, अलमाटी, यह सब क्वेश्चन अगर आपको याद है तो आप नॉर्मल से आपकी जानकारी ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है, किसका है? अनुवर्ती प्रवाह, पूर्ववर्ती अपवाह, परवर्ती अपवाह, अध्यारोपित अपवाह। तो बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसे है आंसर इसका पूर्ववर्ती अपवाह। अब देखिए पूर्ववर्ती अपवाह होता क्या है, अनुवर्ती अपवाह और पूर्ववर्ती अपवाह जानेंगे। तो इस स्लाइड में हम पूर्ववर्ती अपवाह क्या होता है समझेंगे। नदियाँ जो पहाड़ के निर्माणों से पहले उस स्थान पर बहती थी, पूर्ववर्ती नदी कहलाती है। जैसे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ जहाँ पर, उससे पहले भी कुछ ऐसी नदियां हैं जो वहाँ पे बहती थी, और निर्माण के बाद पर्वत को काटकर उसी स्थान से घाटी में बहती है। यानी कि जो नदियां पहले हिमालय के भी फॉर्मेशन से पहले बहती थी, तो उसके क्षेत्र में जो भी पहाड़ आया उसको काट कर एक घाटी में वो बहती गई। जैसे सिंधु नदी हिमालय का नदी से, हिमालय का फॉर्मेशन से ही पहले था। सतलुज नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी। तो पूर्ववर्ती नदी का मतलब वही होता है कि पहाड़ों से भी पहले जिस नदी का उद्गम हुआ था, या उस नदी का बहना पहाड़ों से पहले भी था। जैसे हिमालय का भी हिमालय का पहाड़ से कौन है पहले बहता था? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। चलिए आगे देखते हैं। गंगा नदी उदाहरण है, किसका है? अनुवर्ती अपवाह, पूर्ववर्ती अपवाह, अक्रमवर्ती अपवाह या परवर्ती अपवाह। तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा नदी अनुवर्ती अपवाह का उदाहरण है। गंगा नदी भी पूर्ववर्ती अपवाह का ही उदाहरण है। तो पूर्ववर्ती अपवाह के बारे में हमने समझा कि जो उसी पहाड़ के फॉर्मेशन से पहले भी है। लेकिन अनुवर्ती क्या होता है? वे नदियां जो पर्वत के निर्माण से पहले उस स्थान पर बहती थी। ये जो बाकी नदियां जैसे यमुना, बेतवा और चंबल, जिस मतलब पहाड़ से इसका उद्गम हुआ है, उस पहाड़ से ही पहले ये नदियां थी, लेकिन पर्वत का निर्माण से अपना मार्ग को बदल लेती है, उसे अनुवर्ती नदियां बोलते हैं। जो नदियां पहाड़ों को काट कर बहती है उसे पूर्ववर्ती बोलते हैं। और जो नदियां पहाड़ों के निर्माण होने पर अपना जो धारा की दिशा है बदल लेती है, उसे अनुवर्ती नदी बोलते हैं। यमुना नदी, बेतवा और चंबल अनुवर्ती नदी का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 19, मानस किस नदी का उपनदी है? यानी मानस किस नदी का सहायक नदी है? तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा या ब्रह्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मानस जो है ब्रह्मपुत्र नदी की दाईं ओर से मिलने वाली इसकी सहायक नदियां है। आगे देखते हैं कुछ एडिशनल जानकारी। दक्षिण भारत की नदियों की लंबाई क्रम है, तो सबसे लंबी कौन है? गोदावरी, इससे छोटी कृष्णा, उससे छोटी महानदी, उससे छोटा नर्मदा, उससे छोटा कावेरी। तो दक्षिण भारत की नदियों की लंबाई का क्रम याद कर लीजिएगा कि सबसे लंबा गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा और कावेरी। अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो सोन, नर्मदा और महानदी। सोन, नर्मदा और महानदी अमरकंटक के पठार से निकलती है। बद्रीनाथ की प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर है? बताइए। तो इसका फ्रेंड आंसर हो जाएगा बद्रीनाथ जो है एक प्रसिद्ध भगवान शिव का एक
वहाँ पर यात्रा होता है, हम लोग दर्शन करते हैं, भगवान शिव का मंदिर है। तो ये अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है बद्रीनाथ शहर। अष्टेनली जलाशय किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। इसको भी याद रखिएगा, अष्टेनली जलप्रपात किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पे है। हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? तो बताइए, घाघरा, गोमती, कोसी और सोन। कौन सा जो नदी है बाएं से नहीं मिलती है? तो इसका जवाब हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी। सोन नदी जो है वो बाएं से ना मिलती है गंगा में, किसके से मिलती है? तो दाएं छोर से मिलती है, और ये पटना में जाकर मिल जाती है दानापुर के आसपास। तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। बाएं से इससे कौन नदियां मिलती है गंगा नदी के? तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। और दाएं छोर से कौन सी नदी है जो गंगा से मिल जाती है? तो यमुना, करमनाशा, सोन और पुनपुन। ठीक है, तो ये बाएं और दाएं छोर से जो जो नदियां मिलती है उसे याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे चैनल डिजिटल गुरुकुल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद।